आज मैं एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी समझाने वाला हूँ। मूवी का पहला हिस्सा आपको बड़ा नॉर्मल लग सकता है, फिर धीरे धीरे मूवी से एक के बाद एक सस्पेंस निकलते रहेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। और फिल्म की स्टोरी तो आपको जरूर पसंद आएगी। एक समय पर आप खुद ही दुविधा में पड़ जाओगे कि क्या सच है और क्या झूठ। मूवी धीरे धीरे आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देगी, तो पूरी वीडियो देखने की गुजारिश है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई मलयालम भाषा की फिल्म लेवल क्रॉसिंग। तो हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप ऐसी नई और शानदार मूवी और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत में एक बड़े से एरिया में एक लेवल क्रॉस दिखाया जाता है, जहां एक छोटा सा घर था और आसपास कोई आबादी, कोई लोग, कोई सड़क घाट कुछ भी नहीं था। और उस लेवल क्रॉस की जिम्मेदारी संभालने वाला एक शख्स रघु वही रहता था। वो वहां अकेला रहता था और चारों तरफ दूर दूर तक बस वीराना रेगिस्तान ही था। और इस बड़े से इलाके में रघु अकेला रहकर लेवल क्रॉसिंग की जिम्मेदारी निभाता है। रघु का एक ही काम है कि जब भी ट्रेन आए वहां लेवल क्रॉसिंग की लाइन को नीचे करना और हरी झंडी लेकर खड़ा होना। फिर रघु की एक कमीज दिखाई जाती है जिसमें 5 सिक्के लटके हुए थे। उसके बाद एक बंद घड़ी दिखाई जाती है। इसका मतलब है कि रघु जहां रहता है वहां समय की कोई पाबंदी नहीं है। रघु के लिए समय का कोई मतलब नहीं। मतलब सूरज की रोशनी और रेल की पटरियों पर कान लगाकर आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि ट्रेन कब आएगी। और इसी तरह रघु दिन रात अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता था। रघु ने अपनी एकाकी जिंदगी के साथ खुद का तालमेल बैठा लिया था। एक दिन हर रोज की तरह रघु ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लेवल क्रॉसिंग को नीचे करके हरी झंडी हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। ट्रेन आ रही थी, लेकिन अचानक उसे ट्रेन से कुछ गिरते हुए दिखाई दिया। उसकी जिज्ञासा जाग गई। जैसे ही ट्रेन चली गई, रघु धीरे धीरे वहां पहुंचता है और देखता है कि वहां क्या गिरा है। रघु वहां पहुंचकर हैरान हो गया, क्योंकि वहां एक लड़की गिरी हुई थी। रघु धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा कि लड़की जिंदा है या नहीं। कुछ देर बाद वह लड़की को अपने घर ले आया। लड़की को बिस्तर पर लिटाकर रघु सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। अपने लंबे समय के अकेलेपन के बाद अचानक इस लड़की को देखकर वह थोड़ा विचलित हो गया। रघु लड़की की तरफ कुछ अलग नजरों से देखने लगा। उससे साफ लग रहा था कि उसके अंदर काम की भावना जाग गई थी। रघु समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर धीरे धीरे उसने लड़की के पास जाना शुरू किया और जब वह उसके साथ करीब होने ही वाला था तभी लड़की को होश आ गया। लड़की दर्द से कराह रही थी। दूसरी तरफ रघु कहने लगा, मैं तुम्हें इस तरह धूप में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे गलत मत समझना। कुछ समय बाद लड़की ने रघु से पानी मांगा। रघु ने उसे पानी देने के बाद पूछा, तुमने ट्रेन से छलांग क्यों लगाई? लड़की ने कहा, मैंने ट्रेन से छलांग नहीं लगाई थी, मैं ट्रेन के बेसिन में हाथ धो रही थी। तभी मैंने देखा कि 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। रघु समझ गया कि शायद इसी वजह से लड़की किसी तरह ट्रेन से गिर गई होगी। इसके बाद जब रघु चाय बनाने गया तो लड़की उठकर कहीं जाने लगी। रघु ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ बैठिए। लड़की ने कहा, ट्रेन में मेरे पति थे, मुझे किसी भी तरह ट्रेन पकड़नी होगी और अपने पति को ढूंढना होगा। रघु ने कहा, यहाँ से ट्रेन ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा यहाँ से जाने के लिए आपको कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। लड़की ने कहा, मैं पैदल ही जाऊंगी। रघु ने उसे सावधान किया कि यहाँ से पैदल जाने के लिए काफी दूर चलना पड़ेगा, लेकिन लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी और बाहर निकल गई। तभी उसने देखा कि यह एक विस्तृत रेगिस्तान है। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ खुला मैदान है। फिर भी लड़की चलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रघु उसे नहीं रोकता, वह अपना काम करता रहता है। वहाँ एक गधा था। रघु गधे को पानी पिलाने के लिए गया तो देखा कि वहाँ पानी नहीं है, इसलिए वह पानी लाने चला गया। दूसरी तरफ लड़की चल रही थी। रघु के इस जगह से कुछ दूरी पर एक कुआं था जहां गधे को पानी पिलाने के लिए पानी मिलता था। रघु ही पानी लाने गया। तभी उसने दूर से देखा कि लड़की बेहोश होकर गिर गई है। कुछ देर बाद लड़की को फिर से होश आया और उसने देखा कि वह अभी भी रघु के पास है। मतलब रघु उसे वापस ले आया था। रघु ने लड़की को अपना परिचय दिया, लेकिन लड़की ने अभी भी रघु को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। रात हो गई। रघु दोनों के खाने के लिए थोड़ा पांता चावल लेकर आया। दूसरी तरफ लड़की अब भी सोचती रही कि उसका पति उसे लेने आएगा, इसलिए वह बाहर खड़ी रही। रघु खाना बाहर लाकर उसे बोला कि खाना खा लीजिए। लड़की ने कहा कि उसे भूख नहीं है। रघु ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत भूखी हैं, खा लीजिए। लेकिन पांता चावल देखने के बाद लड़की बिना खाए ही वहीं बैठी रही। रघु ने कहा, मुझे चावल और दूसरी चीजें लाने के लिए 10 मील से भी ज्यादा दूर जाना पड़ता है, इसलिए इस खाने को बर्बाद मत करें। रघु ने कहा, आप चिंता मत करिए, हम आपके पति को ढूंढ निकालेंगे। अगर वो आते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं आते तो हम कुछ और इंतजाम करेंगे। ये बातें सुनकर लड़की ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया। आखिरकार लड़की ने अपना नाम चैताली बताया। इसके बाद रात में रघु चैताली के लिए बिस्तर लगाने लगा और अपने लिए उसने जमीन पर बिस्तर लगाया। ये देखकर चैताली ने कहा, मैं बाहर सो जाऊंगी, कोई समस्या नहीं है। रघु ने समझा और कहा, आप यहाँ रहिए, मैं बाहर सोऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद चैताली ने कहा, आप जमीन पर ही सोए, हम साथ में यहाँ सोएंगे। ये सुनकर रघु मान गया और दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि चैताली को डर न लगे। फिर भी दोनों को नींद नहीं आ रही थी।
और एक समय पर रघु भी धीरे धीरे बाहर चला गया। रघु गधे के साथ बैठकर बात करने लगा। वह कहता है, यह पहली बार है जब मेरे घर में कोई मेहमान आया है। चैताली को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने बाहर से रघु की बातें सुन ली और हैरान हो गई। इतनी रात को रघु किससे बात कर रहा है? क्योंकि रघु ने कहा था कि वह यहाँ अकेला रहता है, तो वह बाहर जाकर देखती है कि रघु किससे बात कर रहा है। वहाँ उसने सिर्फ एक गधा देखा। चैताली ने रघु से पूछा, आप किससे बात कर रहे हैं? तब रघु ने कहा, यहाँ मेरा एक ही दोस्त है, वो है एक गधा। अगले दिन सुबह चैताली बुरे सपने से जाग गई और बाहर आकर देखती है कि रघु उसी तरह के काम कर रहा है। नींद से उठते ही रघु चैताली को चाय बनाकर देता है और उसके साथ बात करने लगता है, लेकिन चैताली वहीं चुपचाप बैठी रहती है। रघु चैताली से कहता है, मैं यहाँ हमेशा अकेला रहता हूँ, इसलिए अचानक आपको पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आप मुझे गलत मत समझिए। मैं आपको एक झूठ बोला था। यहाँ मेरे पास एक लैंडलाइन फोन है, लेकिन उससे कोई आउटगोइंग कॉल नहीं की जा सकती, केवल इनकमिंग कॉल्स ही आते हैं। रेलवे स्टेशन से कभी कभार मुझे कॉल आता है। जब वे फिर से कॉल करेंगे तो मैं उन्हें आपकी बात बता दूंगा। वे निश्चित रूप से कोई मदद भेजेंगे ताकि आपको यहाँ से ले जाया जा सके। ये सुनकर भी चैताली वहीं चुपचाप बैठी रही। तभी फोन की रिंग बज उठी। रघु ने कहा, आपकी किस्मत अच्छी है, आमतौर पर बहुत दिनों में फोन आता है और अब अचानक आ गया। वह फोन पर रेलवे स्टेशन मास्टर से बात करने लगा, लेकिन जब वह चैताली के बारे में बताने लगा, चैताली ने खुद ही फोन काट दिया। ये देखकर रघु हैरान हो गया। रघु ने फोन रख दिया और बाहर चला आया। चैताली तब कहने लगी, मैंने तुम्हें झूठ बोला। मैं नहीं समझ पा रही थी कि तुम कैसे इंसान हो। दरअसल मुझे ट्रेन से कोई नहीं फेंका था, मैंने खुद छलांग लगाई मेरे पति से बचने के लिए। मैं एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर हूँ। इसके बाद चैताली अपने पति के बारे में बताने लगी। घटना फ्लैशबैक में चली जाती है। चैताली का पति, जिसका नाम जिनसो है, चैताली का मरीज था। चैताली बताने लगी, जिनसो मानसिक रूप से बहुत गहरे डिप्रेशन में था। उसकी पहली पत्नी ने बिना किसी कारण के आत्महत्या कर ली थी। पत्नी की मौत के काफी समय बाद भी वह उसे भूल नहीं पाया, बल्कि धीरे धीरे वह और भी अधिक डिप्रेशन में चला गया। चैताली ने उसकी चिकित्सा की और उसे धीरे धीरे ठीक किया। हालांकि जिनसो किसी भी तरह से इलाज कराने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चैताली ने उसे कहा, इंसान की जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इस जिंदगी को किसी भी तरह जीना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए किसी की जिंदगी कभी भी रुकती नहीं है। इसके अलावा हमारी जिंदगी का रास्ता सिर्फ एक ही है, सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे देखने का कोई मौका नहीं है। इस तरह जिनसो और चैताली के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। जिनसो चैताली से इलाज लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ठीक होने लगता है। चैताली भी जिनसो को पसंद करने लगती है। इसके बाद एक दिन जिनसो चैताली के पास आता है और कहता है, आपने कहा था कि मेरे दिल की बातों को आपसे शेयर करूं, आज मैं वही कर रहा हूं। जब भी मैं आपके पास होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी दोस्ती मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताऊं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनकर चैताली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि चैताली भी दिल ही दिल में उसे बहुत पसंद करती थी। रघु कहता है, क्या आप एक पागल से शादी करने के लिए तैयार थे? चैताली जवाब देती है, मेरे परिवार ने ऐसा कहा था, लेकिन जिनसो तब पागल नहीं था, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसकी आदतें बदलने लगी। जिनसो फिर से नशा करने लगा और जब भी उसे ड्रग्स नहीं मिलता था वह पागल जैसा हो जाता था। फिर उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। ड्रग्स के बिना वह पूरी तरह से पागल हो जाता था। एक समय ऐसा आया जब उसने मुझे नियमित रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसके बाद रघु ने कहा, बाकी बातें हम बाद में सुनेंगे, काफी देर हो चुकी है, अगर आप चाहें तो स्नान कर सकती हैं। चैताली स्नान घर में चली जाती है, लेकिन वहां जाकर चैताली देखती है कि पानी काफी कम है। वह रघु से पानी के बारे में पूछती है। रघु कहता है कि पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत पानी है उसी से आज का स्नान पूरा कर लो। जब रघु खिड़की से देखता है तो वह देखता है कि पर्दे के पीछे से चैताली के नग्न शरीर की छाया दिखाई दे रही है। यह देखकर वह फिर से किसी और ही मूड में हो जाता है। बाहर खड़ा होकर वह देखता रहता है। तभी रघु को पर्दे में से चैताली की पीठ का एक हिस्सा दिखाई दिया, जहां कटे के निशान थे। उसके बाद चैताली उसे तौलिया और कुछ कपड़े लाने के लिए कहती है। रघु उसे अपने पहनने के लिए अपनी पैंट शर्ट देता है और खुद एक नया कपड़ा पहनने के लिए कमरे में चला जाता है। स्नान के बाद चैताली रघु से पूछती है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम यहाँ कितने समय से हो? रघु कहता है, मैं यहाँ बहुत दिनों से हूँ, शायद 5 साल या 10 साल, मुझे ठीक से याद नहीं है, और मेरे परिवार में कोई नहीं है। एक माँ थी, वह भी अब नहीं रही। इसके बाद चैताली उससे पूछती है कि इस रेगिस्तान में वह सारा दिन अकेले क्या करता है। तब रघु उसे अपने पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में बताता है। रघु कहता है कि दिन में केवल 3 ट्रेनें जाती हैं और इन तीनों समय पर उसका काम रहता है। बाकी समय वह अपने मन के मर्जी से सब कुछ करता है। इसके अलावा उसने यहाँ 3 बकरियां और कुछ मुर्गियां पाली हैं। वह कुछ सब्जियां भी उगाता है। फिर रघु चैताली से कहता है, वहाँ एक मलहम है, आप अपने घावों पर उसे लगा सकती हैं। लेकिन चैताली देखती है कि उसकी एक्सपायरी डेट कई साल पहले ही खत्म हो चुकी है। रघु कहता है कि फिर भी ये काम करता है, लेकिन चैताली एक डॉक्टर थी, इसलिए वह एक्सपायरी डेट वाली मलहम नहीं लेती, बल्कि रघु से कहती है कि अगर थोड़ी हल्दी हो तो वह दे। रघु उसे हल्दी देने लगता है। चैताली उससे पूछती है,
क्या तुमने शादी की है? रघु कहता है, नहीं, मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरी शादी हो। उसने मुझे कई बार कहा, लेकिन मैंने शादी नहीं की। मेरी माँ कहती थी कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मुझे पूरी जिंदगी अकेले ही रहना होगा, और अब मुझे सच में अकेले ही रहना पड़ रहा है। लेकिन शायद अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा, आप जो आ गई हैं। तब चैताली कहती है, शादी न करके अच्छा ही किया, आप शांति से अकेले अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। इसके बाद रघु चैताली से कहता है, हल्दी अपने पीठ के घावों पर लगा लेना, इससे घावों जल्दी ठीक हो जाएगा। चैताली पूछती है, तुमने कैसे देखा? रघु कुछ नहीं कह पाता और चैताली भी बात को समझ जाती है। इसके बाद चैताली कहती है, ऐसे कई घाव मेरे शरीर पर हैं, ये मेरी मोहब्बत का सिला है। फिर वह अपने अतीत की बातें फिर से बताने लगती है। जब जिंसो का बर्ताव कम नहीं हुआ तो मैंने दूसरे डॉक्टर की सलाह पर उसे एक मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया। उसी समय एक दिन मुझे जिंसो के घर में उसकी एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर मुझे पता चला कि जिंसो की पहली पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे जिंसो ने मार डाला था। ये जानकर चैताली बहुत डर गई। तभी वह देखती है कि जिंसो मेंटल अस्पताल से भाग आया है और वह उसके पीछे खड़ा है। जिंसो कहता है, तुम सब जान चुकी हो मेरे बारे में। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच है कि मैंने अपनी पत्नी को मारकर अपनी डायरी में लिखा है, या यह सच नहीं है? तुम्हें क्या लगता है अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें मारकर फिर से वही बात डायरी में लिखना चाहिए? चैताली समझ जाती है कि जिंसो मानसिक रूप से बीमार है और इससे वह बेहद डर जाती है। चैताली कहने लगती है, जिंसो मुझे वही मार डालता, लेकिन उसने समझ लिया था कि अगर बार बार उसके घर में यही घटना होती रही तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसलिए जिंसो ने उस वक्त मुझे नहीं मारा। वह मुझे घूमने ले जाने के बहाने कहीं ले जा रहा था। मैं समझ रही थी कि जिंसो का इरादा क्या है। वह मुझे कहीं दूर ले जाकर मारना चाहता था, इसलिए उसकी पकड़ से बचने के लिए मैंने ट्रेन से छलांग लगा दी। और अगर जिंसो मुझे नहीं मारता तो वह मुझे दिन रात टॉर्चर करता रहता, जिससे वह वैसे ही मुझे मार डालता। ये सब सुनकर रघु उसे सांत्वना देने लगता है। वह कहता है, एक तरह से हम दोनों ने ही एक ही गलती की, अपने माता पिता की बात नहीं मानी। तुम्हारे माता पिता ने कहा था कि शादी मत करो और मेरी माँ ने कहा था कि शादी कर लो, लेकिन हम दोनों ने किसी की भी बात नहीं सुनी। चैताली रोने लगती है। रघु उससे कहता है, टेंशन मत लो, यहाँ कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आया भी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिनसे तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। रघु की बातें सुनकर चैताली को बहुत अच्छा लगता है। फिर चैताली खुद को संभाल कर कहती है, आज मैं खाना बनाऊंगी, जरूरी सारी चीजें तुम मुझे ला दो। रघु ऐसा ही करता है। तभी उसका फोन बज उठता है। फोन उठाते ही वह कुछ बात करता है। फिर वह चैताली से कहता है, ये पहली बार है जब मैंने समय का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारे साथ बात करते करते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। ट्रेन आने वाली है, इसलिए रघु अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है और झंडा हाथ में लेता है। चैताली कहती है, अगर तुम यहाँ यूनिफॉर्म न भी पहनो तो भी तुम्हें कोई चेक करने नहीं आएगा, है ना? रघु कहता है, मैं खुद ही चेक करता हूँ। असल में मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटना चाहता। चैताली उससे पूछती है, ये मेडल तुम्हें किसने दिए हैं जो तुम्हारी यूनिफॉर्म पर लगे हैं? रघु कहता है, ये मुझे किसी ने नहीं दिए, मैंने खुद ही खुद को दिए हैं। चैताली हंसती है और रघु बाहर चला जाता है। चैताली खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर खाना बनाने के बाद वह देखती है कि पूरा कमरा बिखरा हुआ है। वह कमरे को साफ करना शुरू कर देती है। तभी एक छोटा सा डिब्बा वहां रखा होता है। उसे उठाने पर चैताली के हाथ से डिब्बा गिर जाता है। उसमें से छोटे छोटे कुछ कटा हुआ अखबार निकलता है, जिन्हें चैताली देखने लगती है। दूसरी ओर रघु चैताली को पाकर बहुत खुश था। वह अकेले खड़ा होकर हंस रहा था। चैताली उन कटा हुए अखबारों में एक परिवार के हत्या की घटना देखती है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई थी। अखबारों में लिखा था कि उस परिवार के 4 लोगों को इस तरह से मारा गया था या उनके सिर कुचल दिए गए थे कि पहचानना मुश्किल हो गया था। ये सब देखकर चैताली बहुत डर जाती है। वह सोचने लगती है कि ये सब शायद रघु ने किया है। तभी उसे डिब्बे में एक और कार्ड मिलता है, जो रघु का आईडी कार्ड था, लेकिन उसमें रघु की तस्वीर नहीं बल्कि किसी और की तस्वीर थी। चैताली समझ जाती है कि यह लड़का रघु नहीं है, बल्कि रघु की पहचान लेकर जी रहा है। इससे चैताली और भी ज्यादा डर जाती है। उसे एहसास होता है कि वह एक साइको से बचने की कोशिश करते हुए दूसरे साइको के हाथ में आ गई है। अभी वह समझती है कि रघु अब किसी भी समय आ सकता है, इसलिए वह जल्दी से कागज के सब टुकड़े उठाकर वहीं रख देती है। उधर रघु कमरे में आकर फिर से चैताली से बात करने लगता है, लेकिन चैताली डर के मारे एकदम सहमी हुई थी। रघु बार बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चैताली से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर रघु उससे कहता है, क्या तुम डर रही हो? तुम्हारा पति आए तो भी तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। ये सुनकर चैताली और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने अखबार में भी पढ़ा था कि एक ही परिवार के 4 लोगों को सिर कुचलकर मारा गया था। तभी रघु देखता है कि वहां आईडी कार्ड पड़ा हुआ है। असल में चैताली जल्दबाजी में उन अखबारों को बॉक्स में रखते हुए आईडी कार्ड रखना भूल गई थी। रघु आईडी कार्ड देखकर समझ जाता है कि चैताली क्यों डर रही है। रघु कहता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यहाँ कोई भी होता तो डरता। लेकिन वह उठकर देखता है कि चैताली हाथ में चाकू लिए खड़ी है। रघु हंसते हुए आईडी कार्ड को वापस रख देता है और कहता है, अब रघु मैं हूँ। चैताली समझ जाती है कि इस साइको आदमी ने रघु को भी मार डाला है।
इसके बाद रघु ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। वह कहता है, मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं शादी करूं। भले ही मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा देकर छोड़ दिया था, मैंने सिर्फ अपनी माँ की बात रखने के लिए शादी करने के लिए हाँ की थी। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। रघु की जिससे शादी तय हुई थी, वह लड़की और रघु बात कर रहे थे। रघु सच्चाई बता देता है, मैं किसी और को दिल से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। अब मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ अपनी माँ की बात रखने के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। दूसरी तरफ लड़की से वह कहता है, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम भी किसी से प्यार करती हो? अगर करती हो तो उसे धोखा देकर मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। लड़की हंसकर कहती है, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती। इस तरह उनकी शादी तय हो जाती है और उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरी माँ का निधन हो जाता है। उस वक्त मैं बहुत टूट गया था, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ थी। उसने मुझे हिम्मत दी। इसके बाद उसका एक कजिन हमारे घर आकर रहने लगा। लड़का बहुत अच्छा था, वह फार्म के काम में मेरी मदद करता था। 1 साल बाद हमारे घर एक बेटा पैदा हुआ। इसके बाद उसके कजिन की शादी तय करने की बात हुई। हम लड़की देखने लगे, लेकिन कई लड़कियां देखने के बाद भी उसके कजिन को कोई लड़की पसंद नहीं आई, और जिसे उसके कजिन ने पसंद किया उसे मेरी पत्नी ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह दिन बीतते रहे। 2 साल बाद हमारे घर एक बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद अचानक बाढ़ आ गई। मेरी सारी फसलें बाढ़ में बह गईं और मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इसके बाद हमने फैसला किया कि हम और बच्चे नहीं करेंगे। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस वजह से मैं जानबूझकर डॉक्टर के पास जाकर नसबंदी करवाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखकर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा। यह सुनकर मेरे ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। मैंने डॉक्टर से कहा, आप रिपोर्ट्स अच्छे से देखें, आपसे कहीं गलती हो रही है। मेरे तो पहले से ही 2 बच्चे हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनसे कोई गलती नहीं हुई। तभी मेरा प्यार का घर एकदम से टूटकर बिखर गया। मुझे सब कुछ समझ में आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी और उसका कजिन एक दूसरे के साथ अंतरंग थे। मैं समझ गया कि जिन बच्चों को मैंने अपना समझकर पाला पोसा, वे वास्तव में मेरे नहीं हैं। दरअसल वे सब मिलकर एक परिवार थे। मैं उनका कोई नहीं था, मैं सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैंने उन चारों को मार डाला और वहां से भाग गया। पता नहीं मैं कितना दूर आ गया हूँ। कई गाड़ियां और कई रास्ते पार करने के बाद मेरी मुलाकात रघु से हुई। उसने मुझे यहाँ रहने दिया। वो बहुत अच्छा इंसान था। चूंकि मुझे खेती का काम आता था, मैं और वह दोनों मिलकर यहाँ कुछ खेती का काम करते थे। मैंने उसे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उसे सब कुछ पता चलता तो वह मुझे यहाँ रहने नहीं देता, और मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया, और वे अखबार के टुकड़े मैं इकट्ठा करके रखता था। दरअसल मैं देखना चाहता था कि पुलिस इस केस को कैसे सुलझाती है। इसके बाद चैताली पूछती है, क्या तुमने रघु को भी मार दिया? यश यानी नकली रघु कहता है, नहीं। एक दिन रघु के सीने में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। रघु कहता है, सच्चाई यह है कि मैंने उसे अस्पताल नहीं ले गया, और मैं उसे ले जाता, लेकिन यहाँ कोई गाड़ी या वाहन नहीं था, और मैं अकेले उसे नहीं ले जा सकता था, लेकिन वह यहीं मर गया। इसके बाद मैं रघु बनकर रेलवे गेटमैन का काम कर रहा हूँ। रघु चैताली से कहता है, मैं कोई हत्यारा या साइकोपैथ नहीं हूँ। उस दिन ऐसा हो गया था, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। रघु रोते रोते कहने लगता है, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। रघु कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी माँ बहुत स्वस्थ थी, उसकी मौत का कोई कारण नहीं था, लेकिन अचानक एक दिन मेरी माँ उठ नहीं पाई। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मेरी पत्नी ने मेरी माँ को मार दिया था। शायद उसने जहर दिया था ताकि वह अपने कजिन को यहाँ ला सके और अपने नाजायज संबंध को जारी रख सके। इन सब बातों को बताते हुए रघु वहाँ रोने लगा। रघु रोते रोते कहता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा करता है ना? रघु कहता है, मेरी जगह तुम होते तो शायद तुम भी यही करते। क्या मैंने कुछ गलत किया? तब सब कुछ सुनने के बाद चैताली उसके पास आकर उसे दिलासा देने लगी। रघु कहता है, तुम्हें सब कुछ बताने के बाद अब मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। रघु चैताली से कहता है, हम दोनों में बहुत समानताएं हैं। दोनों ने जीने की उम्मीद खो दी है और हम एक ही जगह मिले हैं। क्या हम अपनी बाकी की जिंदगी साथ नहीं बिता सकते? चैताली कुछ नहीं कहती। तभी उसे एहसास होता है कि सब्जी जल रही है। चैताली जल्दी से सब्जी उतारती है और पानी डालने जाती है, लेकिन देखती है कि पानी नहीं है। चैताली कहती है, पानी लाना होगा। रघु कहता है, तुम यहाँ आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी लाने के लिए काफी दूर जाना होगा। चैताली कहती है, आज मैं जाऊंगी। रघु कहता है, तुम अकेले नहीं जा पाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चैताली कहती है, मैं अकेले ही जा सकती हूँ। इसके अलावा मैं इस पूरे इलाके को घूम कर देखना चाहती हूँ। रघु चैताली को पानी लाने की जगह दिखाते हुए कहता है, वो जो दूर पहाड़ दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक गाँव है, वहीं से मैं पानी लाता हूँ। चैताली कहती है, ठीक है, आज मैं जाती हूँ, तुम आराम करो। रघु का मन बहुत अच्छा था। एक तो उसके भीतर से लंबे समय का अपराध बोध निकल गया था, और दूसरी ओर उसे एक साथी मिल गया था, इसलिए वह कमरे के अंदर आकर लेट गया। तभी रघु को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह थोड़ा डर जाता है, क्योंकि चैताली तो अभी अभी गई है।
उस समय तक चैताली के वापस आने का समय नहीं हुआ था। वह बाहर निकलता है लेकिन आसपास कोई नहीं था। जब वो वापस अंदर जाने लगता है तभी उसे जिंचो दिखाई देता है। जिंचो उसे देखकर पूछता है, यहाँ कोई आया था क्या? रघु झूठ बोलते हुए कहता है, यहाँ कोई नहीं आया। जिंचो कहता है, क्या कोई ट्रेन से कूदकर तुम्हारे पास मदद मांगने आया था? रघु कहता है, नहीं। जिंचो कहता है, कल एक आदमी ट्रेन से कूदा था जब मैं जा रहा था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने यहाँ कुछ नोटिस किया। मैंने सोचा कि शायद वह तुम्हारे पास मदद मांगने आया हो। रघु कहता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं आया। फिर भी जिंचो रघु की बात पर यकीन नहीं करता और घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रघु गुस्से में कहता है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई महिला नहीं आई। जिंचो कहता है, महिला या पुरुष? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। तभी जिंचो समझ जाता है कि रघु झूठ बोल रहा है। रघु जबरदस्ती जिंचो को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे दोनों में हाथापाई होने लगती है। मारपीट शुरू हो जाती है। जिंचो रघु को मारते हुए कहता है, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करना चाहता। वह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता हूँ। तुम बताओ वह कहाँ है? फिर भी रघु बार बार कहता है, यहाँ कोई नहीं है। एक समय के बाद जिंचो विश्वास करने लगता है। जिंचो कहता है, असल में मैं अपनी पत्नी को इलाज के लिए ले जा रहा था। वह बीमार थी। रघु तब पूछता है, किस बीमारी का इलाज? जिंचो कहता है, मेरी पत्नी को सिजोफ्रेनिया है। कभी कभी वह अपने भीतर एक कहानी गढ़ने लगती है। मतलब वह अपने अंदर एक दूसरी दुनिया बनाकर एक अलग कहानी बताने लगती है। बाहर से देखने पर वह कभी मरीज नहीं लगती। वह बहुत सामान्य ढंग से चलती फिरती है, लेकिन जब वह आसपास किसी को अपना दुश्मन समझने लगती है तो पागल हो जाती है। पागल की तरह व्यवहार करने लगती है। तब वह कुछ भी कर सकती है। जिंचो कहता है, मैं एक मनोचिकित्सक डॉक्टर हूँ। ये सुनकर रघु हैरान रह जाता है। जिंचो बताता है, असल में मरीज चैताली थी और डॉक्टर जिंचो था। चैताली डिप्रेशन में थी और इसी कारण जिंचो उसका इलाज कर रहा था। इलाज के दौरान जिंचो और चैताली के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया। इलाज के आखिरी दिन चैताली ने जिंचो को शादी के लिए प्रपोज किया था। ये सब सुनकर रघु पूरी तरह से हैरान रह जाता है। यानी चैताली ने उसे जो कुछ भी बताया था वह सब उल्टा था। जिंचो ने कहा, शादी के बाद चैताली फिर से नशे की लत में पड़ गई और किसी भी तरह से उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। तब डॉक्टर की सलाह पर मैं उसे फिर से मानसिक अस्पताल ले गया, लेकिन वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उसने अस्पताल के वार्डन को मार दिया और वहाँ से भाग निकली। लेकिन फिर भी मैंने उसे पुलिस को नहीं सौंपा, छुपा कर रखा। और अब मैं उसे इलाज के लिए कहीं और ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने फिर से ट्रेन से छलांग लगा दी। असल में वह अब भी सोचती है कि मैं उसका दुश्मन हूँ, इसलिए उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की है और अब वह मुझसे भाग रही है। ये बातें सुनकर रघु कुछ भी नहीं कह रहा था। वह हैरान रह जाता है कि एक लड़की इतनी बड़ी झूठ कैसे बोल सकती है। जिंचो कहता है, मैंने सोचा था कि वह यहाँ आई होगी। ट्रेन से कूदने के बाद वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। मुझे ढूंढने में मदद करो। लेकिन रघु फिर भी कुछ नहीं कहता। जिंचो कहता है, अगर तुमने उसे कहीं छिपा रखा है तो उसे बाहर निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे अपने जीवन को खतरा बढ़ जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ उस पर विश्वास करो, तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। रघु फिर भी कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं है। ये कहकर वह घर के अंदर आता है और जिंचो भी उसके पीछे आता है और कहता है, मुझे थोड़ा पानी दो। ठीक तभी वह चैताली का कपड़ा देखता है और समझ जाता है कि चैताली यहाँ है। वह फिर से रघु को मारने लगता है और पूछता है, मेरी पत्नी कहाँ है? रघु भी उसे मारने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब रघु उसे लोहे की रॉड से मारता है, जिससे वह भयंकर दर्द में तड़पने लगता है। उस समय वह शिखा नाम से पुकारने लगता है। रघु पूछता है, शिखा कौन है? जिंचो कहता है, शिखा मेरी पत्नी है। तुम्हें कौन सा नाम बताया? तब रघु कहता है, चैताली। जिंचो कहता है, चैताली वह नाम है उस अस्पताल के वार्डन का जिसे उसने मारा था। ये सुनकर रघु फिर से चकित हो जाता है। इस बीच चैताली पानी लेकर लौट रही थी और जैसे ही वह सामने खड़ा रघु को देखती है, रघु कहता है, तुम्हारा नाम शिखा है। यह सुनकर चैताली का घड़ा उसके हाथ से गिर जाता है। चैताली पूछती है, वह आया है? रघु कहता है, हाँ, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने मुझे झूठ क्यों बताया? आखिरकार तुमने मुझे धोखा दिया। तब चैताली कहती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें एक भी झूठ नहीं बताया। मैं चैताली हूँ, मैं शिखा नहीं हूँ। शिखा उसकी मरी हुई पत्नी का नाम है जिसे उसने मारा है। वह पागल हो गया है। अब वह मुझे भी शिखा समझता है। लेकिन रघु कहता है, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। चैताली कहती है, तुम्हें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम कम से कम मेरी मदद करोगे, मुझे बचाओगे। मैंने सोचा था कि अब मैं थोड़ी शांति से जी सकूंगी, लेकिन ये मेरी गलती थी। उसे मुझे मारने दो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं साबित करके दिखा दूंगी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हारे लैंडलाइन फोन से पुलिस को यहाँ बुला दूंगी। फिर पुलिस सब कुछ पता लगाएगी और तुम्हें असली सच पता चलेगा। तब रघु कहता है, पुलिस को फोन मत करो। चैताली कहती है, मैं समझती हूँ कि अगर पुलिस आएगी तो तुम भी पकड़े जाओगे। असल में तुम भी खुद को ही बचाना चाहते हो। तुम भी बाकी सबकी तरह एक स्वार्थी हो। इसी बीच जिंचो चैताली से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ठीक है, अब चलो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम ठीक हो जाओगी। चैताली कहती है, तुम्हें यहाँ ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें यहाँ रोकने वाला नहीं है, यहाँ तक कि रघु भी नहीं। तब जिंचो कहता है, ठीक है शिखा, चलो। चैताली गुस्से में कहती है,
मैं शिखा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मृत पत्नी नहीं हूँ। जिनचो कहता है ठीक है चलो यहाँ से। जिनचो चैताली का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। दूसरी ओर चैताली बस एक नजर में रघु की ओर देख रही थी। वह जैसे अपनी आंखों के इशारे से रघु से कह रही थी, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, यहाँ से जाना नहीं चाहती। लेकिन रघु कुछ कर नहीं पा रहा था। वह असल में नहीं समझ पा रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। थोड़ी दूर जाने के बाद रघु कुछ सोचने के बाद जिनचो को बुलाता है। जिनचो फिर से रघु के पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है। कहता है, तुम अपने जीवन को यहाँ अच्छे से बिताओ। लेकिन रघु कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ सुखी रहने दो। तुम उसे यहाँ से ले जा रहे हो उसे मारने के लिए, कृपया उसे यहाँ छोड़ दो, वह तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी। जिनचो कहता है, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। तभी चैताली उस रॉड से जिनचो के सिर पर हमला कर देती है। जिनचो वहीं बेहोश हो जाता है। चैताली रोने लगती है और कहती है, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, सभी मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि जो मैं कह रही हूँ वही सच है। रघु उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, जो तुम कहोगी वही सच है। चैताली कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसकी बात पर विश्वास करके मुझे उसकी हवाले कर दिया। रघु कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूँ। ये कहकर वह चैताली को शांत करने की कोशिश करता है। इसी समय जिनचो को होश आ जाता है। जब चैताली का भरोसा वापस पाने के लिए रघु बार बार उस रॉड से जिनचो के सिर पर वार करता है और उसे मार डालता है। रघु कहता है, कोई भी तरीका अपनाकर यहाँ लाश को दफनाना होगा, इसका इंतजाम करो। चैताली अंदर चली जाती है। दूसरी ओर रघु देखता है कि जिनचो का बटुआ वहीं पड़ा हुआ है। वह बटुए से पैसे निकालकर अपनी जेब में डालने लगता है। फिर बटुए को पूरा खोल के देखता है और एक कागज पाता है जिसमें एक मानसिक अस्पताल की रसीद है और वहाँ नाम शिखा लिखा है। इसका मतलब जिनचो जो कह रहा था वही सच है। तभी रघु देखता है कि चैताली पीछे खड़ी है। वह चैताली को उसका नाम लेकर पुकारता है। चैताली कहती है, मैं चैताली नहीं, शिखा हूँ। ये कहकर चैताली उसके सिर में वार करती है। इसके बाद 2 फूलों के पौधे दिखाए जाते हैं और रघु की वर्दी में 7 मेडल भी दिखाए जाते हैं। रघु वर्दी पहनकर ड्यूटी पर जाने लगता है। उसके सिर पर पट्टी बंधी होती है, यानी रघु मरा नहीं है, बल्कि रघु ने शिखा को मार डाला है। और उसकी वर्दी में हर मेडल एक व्यक्ति को दर्शाता है जिसे रघु ने मारा है। 4 लोग उसके परिवार के हैं, एक रघु, एक जिनचो और एक शिखा। और वे 2 फूलों के पौधे जिनचो और शिखा की कब्र पर लगाए गए हैं जो रघु ने वहां लगाई है। रात के समय रघु को कुछ कागजात पढ़ते हुए देखा जाता है। ये कागजात वही है जो उसने अपनी पत्नी और परिवार को मारने के बाद यहाँ आकर इकट्ठा किए थे। लेकिन एक कागज पर लिखा होता है कि पूर्व प्रेमिका ने उसके परिवार के 4 लोगों को मार डाला। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि रघु जो कह रहा है वह भी झूठ है। रघु मन ही मन में कहते रहता है कि उसने एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और वह धोखा वो सहन नहीं कर सका। असल में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा देकर कहीं और शादी कर ली थी। ये सब सहन नहीं कर सका। कुछ सालों बाद उसने उस लड़की और उसके पूरे परिवार को मार डाला। फिर यहाँ भाग आया और यहाँ आकर उसने रघु को मारकर उसकी पहचान लेकर यहाँ रहने लग गया। असल में रघु एक साइकोपैथ था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें समर्थन करें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो कृपया उसे माफ कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।